Hey guys, welcome back to my channel. This is the fifth video of the rise of nationalism in Europe. इस वीडियो में हम चैप्टर के सेक्शन 4 द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली उसको कवर करेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली के बाद हम ग्रेट ब्रिटेन की यूनिफिकेशन को भी समझेंगे। पहले यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को जान लेते हैं। यूनिफिकेशन के पहले जर्मनी 39 स्टेट्स में डिवाइडेड था। जैसा कि पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने 1848 के लिबरल रेवोल्यूशन के बारे में बताया था कि जर्मन के एलिट मिडिल क्लास के मेंबर्स ने नेशनलिस्ट फीलिंग्स वाइडस्प्रेड हो गया था और उन्होंने नेशन को यूनिफाई करना चाहा था जिससे एक इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्न करे। हालांकि इस इनिशिएटिव को मोनार्की और मिलिट्री के कंबाइंड फोर्सेस ने सप्रेस कर दिया, लेकिन प्रूशिया के बड़े बड़े ज़मींदार जिन्हें जंकस कहते थे उन्होंने इस रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया। तब से प्रूशिया ने जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए लीडरशिप अपनाई। उनका चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क इस पूरे प्रोसेस का आर्किटेक्ट था। उसने ये यूनिफिकेशन का प्रोसेस प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के मदद से की। 7 सालों में उसने 3 युद्ध लड़े, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ, और तीनों वॉर्स को प्रूशिया के लिए जीतकर उसने इस यूनिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा किया। ऑटो वन बिस्मार्क, इस नेम को याद रखिएगा, जर्मनी की यूनिफिकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। 18 जनवरी 1871 को एक असेंबली बुलाई गई एक न्यू जर्मन एम्पायर के अनाउंसमेंट के लिए। इस असेंबली में जर्मन स्टेट्स के प्रिंसेस, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स और प्रूशिया के इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स थे। क्योंकि इस मीटिंग का होस्ट ऑटो वन बिस्मार्क था, इसलिए वो भी वहाँ मौजूद था। ये मीटिंग हॉल ऑफ मिरर्स, जो कि वर्सेलीज के पैलेस में है, वहाँ पे हुई। वर्सेलीज फ्रांस की एक सिटी का नेम है। इस न्यू जर्मन एम्पायर का काइजर यानी एम्परर प्रूशिया के किंग विलियम वन को बनाया गया। इस न्यू स्टेट ने कुछ चीज़ों के मॉडर्नाइजिंग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। ये चीज़ें थी करेंसी, बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम्स। अब बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। पहले यूनिफिकेशन से पहले के हालातों को समझते हैं। इटालियंस बहुत सारी डायनेस्टिक स्टेट्स में फैले हुए थे और हैब्सबर्ग एम्पायर में भी। 19वीं सदी के मिडिल में इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें से बस एक स्टेट पे इटालियंस का कंट्रोल था। ये स्टेट था सार्दिनिया पिएडमोंट। बाकी नॉर्थ में स्थित स्टेट्स पर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंटर वालों पर द पोप और साउदर्न रीजन्स पे स्पेन के बर्बन किंग्स का रूल था। पोप क्रिश्चियनिटी में एक रिलीजियस हेड का पोजीशन होता है। सेंटर के इटालियन स्टेट्स पोप के कंट्रोल में ही थे। यहाँ तक कि इटालियन भाषा को भी एक कॉमन फॉर्म नहीं मिला था। इटालियन लैंग्वेज में भी बहुत सारी रीजनल और लोकल वेरिएशंस थे। अब इस यूनिफिकेशन के बैकग्राउंड कैसे तैयार हुआ उसे समझते हैं। 1830s के ईयर में ग्यूसिप्पे मेज़िनी, एक इटालियन रिवोल्यूशनरी ने यूनिफाइड इटालियन रिपब्लिक बनाने के लिए एक मूवमेंट चलाया। उसने यंग इटली नामक एक सीक्रेट सोसाइटी भी फॉर्म की ताकि उसके गोल्स पूरे हो सके। अगर आप ग्यूसिप्पे मेज़िनी के बारे में भूल चुके हैं तो इस सीरीज़ के 3rd वीडियो के लास्ट में जाके आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है। सो लेट्स बैक टू आवर टॉपिक। 1831 और 1848 में दोनों अपराइजिंग्स के फेलियर के वजह से नेशन को यूनिफाई करने का सारा भार सार्दिनिया पिएडमोंट और उसके रूलर किंग विक्टर इमैनुअल II पे पड़ गया। सार्दिनिया पिएडमोंट के रूलिंग एलिट्स के नज़रों में एक यूनिफाइड इटली उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफर कर सकते हैं। अब यूनिफिकेशन के प्रोसेस को जानेंगे हम। सार्दिनिया पिएडमोंट का चीफ मिनिस्टर केवर, जिसने इटली के रीजन्स को यूनिफाई करने का मूवमेंट को लीड किया, वो ना तो कोई क्रांतिकारी था ना ही कोई डेमोक्रेट था। इटालियन एलिट के और लोगों की तरह वो फ्रेंच अच्छी बोल लेता था। फ्रांस के साथ एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस जिसे केवर ने बनाया था, उसके वजह से सार्दिनिया पिएडमोंट ने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हरा दिया। इटली रेगुलर ट्रूप्स के अलावा भी बहुत सारे आर्म्ड मैन ग्यूसिप्पे गारिबाल्दी के लीडरशिप में इस प्रोसेस को ज्वाइन किया। 1860 में गारिबाल्दी के ट्रूप्स साउथ इटली और किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज में घुस गए और वहाँ के लोकल पीजेंट्स के सपोर्ट को उन्होंने जीत लिया
और स्पेनिश रूलर्स को वहाँ से भगा दिया। बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के कंट्रोल में था साउदर्न पार्ट, उन्होंने उसे कंक्योर कर लिया। फाइनली 1861 में विक्टर इमानुअल टू को यूनाइटेड इटली का किंग प्रोक्लेम किया गया। यूनिफिकेशन ऑफ इटली का प्रोसेस यहीं ख़त्म होता है। हालांकि ज़्यादातर इटालियन पॉपुलेशन इलिटरेट थी, इसलिए उन्हें लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की बिल्कुल समझ नहीं थी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिन पीजेंट्स ने गारिबाल्दी को साउदर्न इटली में सपोर्ट किया था, उन्होंने कभी भी इटालिया टर्म नहीं सुना था और उन्हें ये लगता था कि ला टालिया उनके किंग विक्टर इमानुअल की वाइफ है। अब तक हमने जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन को पढ़ लिया। लास्ट नेशन जो है ब्रिटेन, उसके यूनिफिकेशन के बारे में अब हम सब पढ़ेंगे। ब्रिटेन में नेशन स्टेट का फॉर्मेशन किसी अचानक से हुई रिवॉल्यूशन का नतीजा नहीं था, बल्कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस का रिजल्ट था। 18th सेंचुरी की शुरुआत में कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था। ब्रिटिश आइलैंड्स पर रहने वाले लोगों की प्राथमिक पहचान एथनिक थी, जैसे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। एथनिक मतलब होता है किसी कॉमन रेशियल या कल्चरल बैकग्राउंड से होना, यानी किसी कॉमन नस्ल या रीति रिवाजों से संबंध रखना। हर एथनिक ग्रुप के अपने अपने कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे, लेकिन जैसे जैसे इंग्लिश नेशन की वेल्थ और पावर में ग्रोथ हुई, वैसे वैसे वो लोग दूसरे आइलैंड नेशंस पे अपना इन्फ्लुएंस इम्पोज करने में कामयाब हुए। हम इसे दो पार्ट में समझेंगे। पहले ब्रिटेन का स्कॉटलैंड पे ऑक्यूपाइंग और उसके बाद ब्रिटेन का आयरलैंड पे ऑक्यूपाइंग। तो स्कॉटलैंड से शुरू करते हैं। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। इस एक्ट के इफेक्ट में आते ही इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर अपना इन्फ्लुएंस इम्पोज करने में सक्सेसफुल हुआ। क्योंकि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इंग्लिश मेंबर्स का दबदबा था, इसलिए स्कॉटलैंड के लोगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ब्रिटेन के कल्चर का ग्रोथ का मतलब स्कॉटलैंड का अपना डिस्टिंक्टिव, मतलब उसका अपना कल्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का सप्रेशन था। स्कॉटिश हाईलैंड्स पर रहने वाले कैथोलिक क्लैंस जब भी अपनी इंडिपेंडेंस एक्सप्रेस करने का ट्राई करते थे, तब तब उन्हें बहुत बुरी तरह से दबाया जाता था, उन्हें ऑप्रेस किया जाता था। वहाँ के लोगों को उनकी गायलिक लैंग्वेज बोलने से मना कर दिया गया, उन्हें उनकी नेशनल ड्रेस पहनने से रोका गया और वहाँ के बहुत सारे लोगों को उनके ही होमलैंड से बाहर निकाल दिया गया। अब आयरलैंड के ऑक्यूपाइंग के बारे में हम समझेंगे। आयरलैंड एक कंट्री था जो कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में बटा हुआ था। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स क्रिश्चियनिटी के अलग अलग ग्रुप हैं। जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानते हैं वो कैथोलिक्स हैं, और जो प्रोटेस्ट करके बाइबल में थोड़े बहुत चेंजेस करके क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, उनका अलग ग्रुप है जिन्हें प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं। इंग्लैंड के लोगों ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प करी ताकि वो अपना डोमिनेंस कैथोलिक्स पर एस्टैब्लिश कर सके। कैथोलिक्स के रिवॉल्ट्स को इंग्लैंड ने दबा दिया। 1798 में वुल्फटन और उसके यूनाइटेड आयरिशमैन के फेल्ड रिवॉल्ट के बाद आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया 1801 में। इस तरह एक न्यू ब्रिटिश नेशन इंग्लिश कल्चर के प्रमोशन से फॉर्म हुआ। न्यू ब्रिटेन के कुछ सिंबल्स थे, जैसे उनका नेशनल फ्लैग यूनियन जैक, उनका नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग और इंग्लिश लैंग्वेज का एक्टिव प्रमोशंस। ओके गाइस, ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। राधे राधे।